इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देखो बीकॉम पार्ट 1 में या 11th में दोनों ही जगह पे ये काम आता था। 11th में तुम लोग पढ़े हो, बीकॉम में फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। मतलब कुछ पोर्शन ऐसा है कि जो 11th में भी पढ़ाया गया है और कुछ पोर्शन ऐसा है जो 12 में है और कुछ नए भी हैं। तो तीनों का मिक्सचर करके बीकॉम पार्ट 1 में सेमेस्टर 2 में ये मतलब अकाउंट्स को बनाया गया। ठीक है, तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। कहता क्या उसमें, सुनो। सबसे पहले अकाउंटिंग है क्या, तो कुछ बात कहा गया है। पहला बोलते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। एक लाइन लिखा है, अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब ये बात करने का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम बना। कौन, अकाउंटिंग। बाद में और डिटेल में बताया जाएगा। फिर अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये क्या है ना, ये जो यूजर्स है उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है अकाउंट से रिलेटेड। क्लियर। तीसरा है मेजर्स बिजनेस एक्टिविटीज। ये मेजरमेंट करता है किसका, जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज होते हैं। एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर होते क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसका मेजरमेंट करता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उस चीज का मेजरमेंट करता है। लेकिन पहले क्या था ना, पहले एक टाइम था अकाउंटिंग, बाद में ये अकाउंटिंग का मतलब समझा दिया, कॉन्सेप्ट ये था। पहले था सिंगल एंट्री सिस्टम। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि एक मुंशी जी रखा जाता था, वो सारा डिटेल्स को लिख के रखे। तो जब ट्रांजैक्शन बढ़ने लगा तो सारा डिटेल को वो एट अ टाइम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। मतलब राम से रिलेटेड कोई कभी 5 तारीख को हुआ, कभी 10 तारीख को हुआ, कभी 15 तारीख को हुआ, कभी कुछ हुआ, और अचानक से हमको राम का इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको पेज पलटना पड़ रहा था, और जिसके चलते एट अ टाइम नहीं हो पा रहा था कोई काम, सही मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था। कभी कभी कोई ट्रांजैक्शन छूट जाता था, कभी आगे पीछे हो जाता था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक इंसान, लुइकस पेसियोली नाम का एक इंसान ने डबल अकाउंटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, जिसके अंदर उनका कहना था कि सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह रहे और इसका एंट्री 2 जगह इफेक्ट पड़े। तो जब 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, सोचो देने वाला कभी नहीं भूलता है, लेने वाला भले भूल जाए। तो जब दोनों जगह रहेगा, दोनों में से जब मैच करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि हाँ किसको कितना दिया और किससे कितना लिया। तो इसीलिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम को लाया गया। बात समझ में आया, जिससे सही प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले। तो ये लाया किसने, लुइकस पेसियोली, इसीलिए उनको फादर ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ। ये रहने वाले थे इटली के वेनिस शहर के रहने वाले थे। और कब वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम को लाया, 1494 में। यहां तक क्लियर हुआ। जब हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग को बुक कीपिंग का मतलब जानना जरूरी है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर इकोनॉमिकली एक्टिविटीज इवेंट्स होते हैं, वो सबको एक जगह पे रिकॉर्ड करने का प्रोसेस को ही हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। बुक मेंटेन करना इज कॉल्ड बुक कीपिंग। क्लियर हुआ मेरा बात। इसके अंदर क्या क्या बात होता है, सबसे पहले बोला गया इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो बड़ा, अकाउंटिंग एक बड़ा नाम है, उसका एक पार्ट है बुक कीपिंग। क्लियर हुआ बात। इसके अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। बात समझ में आए। सबसे पहले पहचान। देखो कोई भी चीज को अगर हम लोग को जानना रहेगा, पहचान नहीं होगा तो फिर हम उस चीज के बारे में डिटेल में बता पाएंगे। तो सबसे पहले ये पहचान करता है कि ये बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जैसे दोस्त लोग के साथ पार्टी किए तो उसमें भी तो खर्चा हुआ, तो क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? नहीं। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड जो यूजर्स है, वो लोग से रिलेटेड अगर खर्च हो रहा है तो वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। सोचो बिजनेस का एक क्लाइंट आया, उसको हम कुछ लेन देन कर रहे हैं, तो वो फिर बिजनेस से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ। मतलब उसको सोचो हम खर्चा किए उसके पीछे कि हाँ एक पेन गिफ्ट कर दिए, कुछ चाय भी पिला दिए, तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन अगर वही दूसरे लोग के साथ पार्टी करने गए तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं ना आ रहा है। तो ये बुक कीपिंग जो है ना, ये चीज को रिप्रेजेंट करता है कौन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कौन नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, किसको अकाउंट ये फर्म के अकाउंट में लिखना है, किसको नहीं लिखना है, कौन पर्सनल अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
तो ये पहचान करता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है। दूसरा काम क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन टर्म ऑफ मनी। अभी जस्ट बताएं कि हाँ ये सामान 10 रुपया का है, इसको बनाने में 12 रुपया लगा है। ये चीज को मेजरमेंट करना मतलब मापना, वो मापने का काम करता है कौन, बुक कीपिंग। क्लियर हुआ मेरा बात। फिर आता है रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जनरल एंड सब्सिडियरी बुक्स। ये क्या करता है, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सबको जनरल एंट्री के रूप में या कोई भी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है। कि सब्सिडियरी बुक में आता है तुम्हारा परचेज बुक, सेल्स बुक और कैश बुक सब आता है ना, तो कहाँ कैश आना जाना कितना हो रहा है, कितना परचेज और सेल हो रहा है, वो सब का इंफॉर्मेशन जहां लिख के रखता है वो सब्सिडियरी बुक के अंदर आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफाइंग देम थ्रू लेजर। अब अलग अलग एक दुकान में कई ट्रांजैक्शंस होते हैं, कभी मशीनरी परचेज कर रहा है, कभी राम को दे रहा है कोई सामान, उसके बाद कहीं से रहीम से वो सामान खरीद के ला रहा है, तो अलग अलग तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो हर एक ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने को ही लेजर कहते हैं। तो लेजर मेंटेन करने का काम भी बुक कीपिंग का होता है। क्लियर हुआ यहां तक मेरा बात, कोई दिक्कत। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है रिकॉर्डिंग इन मॉनिटरी फॉर्म। हमेशा कोई भी अकाउंट का कभी भी कुछ भी काम करते हैं वो कभी भी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। समाज सेवा हो रहा है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, धर्म प्रचार हो रहा है नहीं रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 5 रुपया वहां खर्चा हुआ है तो उसको दिखाता है। तो ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। पहला क्लियर है। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस से रिलेटेड लेन देन हो रहा है उसको भी ये रिकॉर्ड करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है। क्लियर है। थर्ड है एज पर रूल एंड रेगुलर, क्या है, रेगुलर रिकॉर्डिंग। मतलब ये क्या करता है, इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड किया जाता है ना ट्रांजैक्शन, ये एक नियम से होता है। जो हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखते हैं ना, बहुत कोई डेबिट क्रेडिट का मतलब ही बदल दिया है, आना मतलब डेबिट, जाना मतलब क्रेडिट, ऐसा होता नहीं है। ये नियम से चलता है कि हाँ गोल्डन रूल बना है तो पर्सनल रियल नॉमिनल को देखकर तब हम लोग डेबिट क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अपने मन से डेबिट और क्रेडिट किसी को नहीं कर सकते, जो नियम बना है उस नियम के आधार पर करते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे। जो भी बिजनेस में डेली का लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है। क्लियर हुआ मेरा बात। उसके बाद है तुम्हारा सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। देखो ऑब्जेक्टिव्स, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग इसलिए अकाउंट मेंटेन करते हैं जिससे हमको सही प्रॉफिट और लॉस का पता चले। सही प्रॉफिट एंड लॉस जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा उसको नहीं बता सकते। तो जब तक हम लिखित नहीं रखेंगे कि सोचो अगर मेरे पास 2 लाख रुपया आ रहा है और खर्चा कितना हो रहा है उसका हिसाब नहीं रखेंगे, सिर्फ 2 लाख को लेके रहेंगे, टोटल रेवेन्यू को देखेंगे, तो सही डिसीजन ले पाएंगे। पता चला प्रोजेक्ट बना लिए 5 लाख का, जमा ही नहीं किए 5 लाख, तो हम नहीं ना कर पाएंगे। तो ये कितना है मेरे पास और कितना चला गया उसका हिसाब रखने का काम बुक कीपिंग करता है। क्लियर हुआ मेरा बात। बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। बुक कीपिंग दोनों होता है, ये साइंस भी होता है और आर्ट। साइंस का मतलब यहाँ पे वो साइंस सब्जेक्ट का बात नहीं हो रहा है, साइंस का मतलब होता है कोई चीज के बारे में नॉलेज लेना इज अ साइंस, और जब उसको हम लोग प्रैक्टिकली वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्ट। तो बुक कीपिंग के बारे में पहले जानकारी लिए कि कहाँ कौन डेबिट क्रेडिट होता है, अभी हम लोग जानकारी ले रहे हैं, तो ये साइंस हुआ। जब हम लोग प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ बात। तो इसीलिए बुक कीपिंग साइंस और आर्ट दोनों होता है। तो इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, आगे बढ़े। देखो अकाउंट्स डायरेक्ट भी जर्नल एंट्री स्टार्ट किया जा सकता है, लेजर बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक उसका थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं जानोगे ना तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। जब तक टर्म्स का नॉलेज नहीं रहेगा ना तब तक तो वो मजा नहीं आएगा कोई भी चीज। जैसे अंदाजी कुछ भी अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते समझ जाते हैं क्या। अब जैसे सोचो हमको एक भगवत गीता दे दिया गया कि आप पढ़िए, अब हमको संस्कृत का जानकारी नहीं है तो हम पढ़कर क्या कर देंगे। हिंदी में भी अवेलेबल है मानते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी को रिप्रेजेंट तो जिस लैंग्वेज में मेन उसका खोज हुआ वही न जानेगा। तो संस्कृत हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम पढ़ के समझ पाएंगे, उसका कोई भी श्लोक हमको नहीं समझ में आएगा क्या। क्लियर हो रहा मेरा बात। तो कोई भी चीज जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स को जानेंगे ही नहीं तो फिर अकाउंट्स को बना के क्या फायदा। ठीक है, देखना रास्ता बनाने वाला जब तक उसका स्टडी नहीं करके रास्ता बनाएगा ना तो खराब रास्ता बन जाता है।
ठीक है। इंजीनियर नाम का देख के नहीं, लेबर से सिर्फ काम कराओ तो लेबर को इतना नॉलेज थोड़ी है। इंजीनियर बताएगा ना कितना लेयर मोटा होना चाहिए, क्या क्या मिलाने से ये स्ट्रांग बनेगा। अब तुम अगर वही बिना जानकार आदमी को दे दो, देख लो गड्ढा इसीलिए होता है। समझ में है मेरे बात? तो पहले नॉलेजेबल बन, उसके बाद बना। समय बहुत है, आराम से पढ़ो, फिर भी खत्म हो जाएगा। 1 घंटा ट्यूशन और 1 घंटा फिर अपना होमवर्क में लगाओ। 2 घंटा ईमानदारी से पढ़ो, फिर पूरा लाइफ से रिलेटेड पढ़ाई करो, देखना ट्रैक बदल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग। उद्देश्य क्या है? अंदाजी कोई कुछ नहीं करता है। तुम भी आज हमको सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तुम सुन रहे हो। तो सेम बुक कीपिंग करने का भी फर्म का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तभी वो बुक कीपिंग का काम करता है। पहला है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था वही उसका ऑब्जेक्टिव भी है, क्यों बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है। 4-5 पॉइंट याद रखो, काफी है। ठीक है, मेक नॉलेज पॉसिबल ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बिजनेस। जब तुम रिकॉर्ड करने स्टार्ट करते हो ना, तो नेक्स्ट स्टेप लेने में, मतलब देखो हम अभी जस्ट बताया ना कि जब नॉलेजेबल रहेगा तभी तुम आगे का स्टेप्स ले सकते हो। तो बुक कीपिंग ना अकाउंट का नॉलेज दे देता है कि हाँ आपका बिजनेस कंडीशन खराब है, अच्छा है। गुड मॉर्निंग, समझे बात? गुड मॉर्निंग, समझ में आया मेरा बात? तो ये जब तक तुम कैलकुलेशन करके ही नहीं रखे हो, उसके बाद सारा डाटा को कलेक्ट करके ही नहीं रखे हो, तो आगे क्या होने वाला ये पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स ये भी है कि नॉलेज लेकर बिजनेस का भी एक्चुअल कंडीशन क्या है उसका पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेक अवेयर ऑफ बिजनेस ट्रेंड सॉरी। तो ये क्या करता है ना, जो बिजनेस से रिलेटेड यूजर्स है, ठीक है, उनको क्या करता है, जागरूक करता है, बताता है कि हाँ अगर आप हिसाब किताब सही तरह से रखिएगा तो फिर आपका जो ट्रांजैक्शन, मतलब आने वाले टाइम में बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है इसको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। आप बजट बनाने में आपको मदद करेगा। बात समझ में? इन्वेस्टमेंट कितना करना और कहां से कितना उधार लेना है उसका पता चल जाएगा। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? फिर आता है तुम्हारा टू फाइंड आउट कॉजेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दोनों चीज को बताता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, दोनों जानना जरूरी है। सर प्रॉफिट हुआ तो इसको जानने की क्या जरूरत है, तो खुशी की बात है? नहीं, प्रॉफिट हुआ उसका जानकारी अगर रहेगा ना तो नेक्स्ट बार वही तरीके से फिर काम करोगे तो फिर प्रॉफिट मिलेगा। तो लॉस हुआ, अगर उसका जानकारी नहीं रहेगा लॉस क्यों हुआ, तो फिर नेक्स्ट बार तुम फिर से वही गलती दोहराओगे। तो दोनों का कारण जब जान जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन बना सकते हैं और आगे अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों हुआ उसको जानकारी देने में मदद करता है। कौन? बुक कीपिंग। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग क्या है? यहां पे लिखा है अकाउंटिंग सिस्टम इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। देखो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया। तो प्रक्रिया होता क्या है, जब किसी भी काम को करने के लिए एक से ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं तब वो प्रक्रिया बन जाता है। मतलब बहुत सारी क्रियाओं को मिलाकर प्रक्रिया का निर्माण होता है। तो अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट से रिलेटेड, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बहुत सारा काम करते हैं। रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट भी करते हैं, समराइज भी करते हैं, इंटरप्रिएट भी करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो इतना सारा काम करते हैं जिसके चलते इसको क्या बोला गया, प्रोसेस बोला गया। तो अकाउंटिंग ये सब काम करता है। अकाउंटिंग इसीलिए प्रोसेस है। आईएनजी का मतलब रहा है, ये सब काम कर रहा है। अकाउंट का काम कर रहा है इसलिए इसका नाम पड़ा है अकाउंटिंग। क्लियर हुआ मेरा बात? इसका फीचर्स क्या क्या है, मिला जुला के सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका पहला फीचर्स है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। एक बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। पहला मतलब डेफिनेशन में ही उसका फीचर्स दिख रहा था कि वो रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, एनालाइज, मतलब समझ ले सारा चीज को कलेक्ट करना इज रिकॉर्डिंग। डाटा को कलेक्ट करके रखना वही रिकॉर्डिंग हुआ। उसके बाद क्लासिफाई करना, हम लोग को पता है ना कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटी है, कौन एक्सपेंसेस है, कौन इनकम है, पता चलता है कि नहीं?
कौन पर्सनल अकाउंट में जाएगा, कौन नॉमिनल, तो क्लासीफाई कर रहा है तभी ना पता चल रहा है। तो कौन कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है क्लासीफाई। क्लियर हुआ मेरा बात। समराइज करना, अब महीना भर का ट्रांजैक्शन सारा लिखकर कंक्लूजन में आता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, होता है कि नहीं होता है। तो एक जगह पर छोटा सा इतना बड़ा लेन देन को एक जगह पे दिखाया जाता है, समरी बनाना ही समराइजिंग हुआ ना। फिर क्या करता है ये, इंटरप्रिएट करता है हर चीज, वही रिपोर्टिंग को भी कह सकते हैं। क्या करता है, हर चीज को सारा ट्रांजैक्शन करने के बाद कंक्लूजन निकालना होता है ना, वही कंक्लूजन को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो यही सब उसका क्या है, फीचर्स है। क्लियर हुआ मेरा बात। अब देखो, अगर नहीं रहता अकाउंटिंग का काम तो हम लोग के पास कोई बात भी नहीं रहता। बिजनेस के अंदर हम लोग बात, बिजनेस एक दूसरे बिजनेसमैन देखना कैसा अभी लग रहा है, रेट क्या है, बात करता है कि नहीं। तो ये कम्युनिकेशन का भी माध्यम बना, वो डाटा कलेक्ट करके रखता तब ना बोल पाता है कि हाँ 30 रुपया किलो अभी मार्केट में चल रहा, तुम कैसे ले रहे हो, बात समझ में आ रहा। तो ये कम्युनिकेशन का भी माध्यम बना। अकाउंटिंग का फीचर समझ में आया। जब डिफरेंस का बात आता है तो ध्यान से सुनना, पहला तो उसका डेफिनेशन ही उसका डिफरेंस है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। पहला डिफरेंस, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, पहला काम ही बुक कीपिंग का होता है, उसके बाद ये सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि इसके बाद का काम क्या है, सेकेंड स्टेज क्यों बोला गया है, बुक कीपिंग का काम खत्म होता है, अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। क्लियर हुआ मेरा बात, इसीलिए वो सेकेंडरी है और बुक कीपिंग क्या है, प्राइमरी है। हाँ गुड मॉर्निंग। बुक कीपिंग के पास किसी तरह कोई ब्रांचेस नहीं होता है, बुक कीपिंग लौता है जो अपना काम अकेले करता है, लेकिन अकाउंटिंग का ब्रांचेस होता है। इसके अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो 3 ब्रांचेस होता है। क्लियर हुआ मेरा बात। बुक कीपिंग कभी भी रिजल्ट नहीं बताता है, वो भी बस ओनली रिकॉर्ड करता है, लेकिन अकाउंटिंग रिजल्ट बताता है, रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है। तो डिफरेंस इतना क्लियर है कि नहीं। अब बुक कीपिंग के अंदर 3 वर्ड आता है, अकाउंटिंग, सॉरी पहला आता है अकाउंटेंसी, दूसरा आता है अकाउंटिंग और तीसरा आता है अकाउंट। 3 वर्ड आता है, क्या क्या, पहला अकाउंटेंसी, दूसरा अकाउंटिंग और तीसरा अकाउंट। होता क्या है ये बताओ। जब हम लोग अकाउंट्स का थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं तब उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं, जब उसको प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, सारा इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब उसको अकाउंटिंग बोलेंगे। अकाउंट का काम करना इज अकाउंटिंग। बहुत बोलता है अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, नहीं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का नॉलेज ले रहे हैं। ये दोनों के बाद दोनों को मिलाकर अकाउंट बनता है, जिसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस का कंडीशंस का पता चलता है। तो इसीलिए कहीं कहीं किसी जगह पर कुछ जो अकाउंटेंट है उनका कहना था कि अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी इज द फादर एंड मदर ऑफ अकाउंट। मतलब दोनों से मिलकर इसका निर्माण हुआ ना, बच्चा का रूप दिया है कि अगर जानकारी नहीं होता, जैसे माँ बाप के बिना बच्चा कहां से आएगा, उसी तरह अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बिना अकाउंट नहीं आ सकता। क्लियर हुआ मेरा बात, यहां तक कोई दिक्कत है। तो कभी कभी तुमसे पूछ देगा कि बताइए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स भी तो वही होगा जो उसका डेफिनेशन में लिखा है, समराइज करने के लिए काम आता है, रिकॉर्ड करने में काम आता है, क्लासिफाई करने में काम आता है, सही प्रॉफिट एंड लॉस को बताने में काम आता है। नहीं सक जाओगे, सेम कहानी है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का नेचर तीनों होता है, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस का मतलब होता है जानकारी रहना, विशेष जानकारी का होना। जानकारी नहीं रहेगा तो अकाउंट का काम कर पाएगा, साइंस वाला को बोले तो करने के लिए नहीं सकेगा ना, डेबिट क्रेडिट हम ही लोग सकेंगे। समझ में है बात। दूसरा आर्ट क्यों है, क्योंकि यही चीज जानकर जब हम लोग काम करते तब ना पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को सुधार पा रहे हैं, तो आर्ट हो गया। प्रोफेशन कैसे है प्रोफेशन कैसे है ये,
हर कोई कॉमर्स वाला नहीं बोल सकता मैं अकाउंटेंट है। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से आपको सर्टिफाइड होना होगा कि हाँ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किए हैं, तब वो अकाउंटिंग का काम करता है। ऐसे नॉर्मली कोई टैली सीख के जाके अगर काम करे तो वो अकाउंटेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, डाटा एंट्री का काम कर रहा है। अकाउंटेंट का काम और अकाउंटिंग का काम वही करता है जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड हो कि हम सीए किए हैं, वही अकाउंटेंट का काम करता है। समझे बात? बाकी जो उसके साइड में काम कर रहे हैं उनके आधार पर काम कर रहा है, वो डाटा एंट्री करता है, डाटा कलेक्ट करता है और कुछ काम नहीं करता है। समझ में आया मेरा बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये तीन जो अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंट, ये होता क्या है? पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? ये बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि हाँ अभी प्रॉफिट में है वो कि लॉस में हो। बात समझ में आ रहा है? ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है उसको रिप्रेजेंट करता है। कहां से पैसा लाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इससे कितना रिटर्न मिलेगा। बात समझ में आया? और कितना लोन लेना है, कितना इंटरेस्ट वाला लेना है, तो ये सब बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होता है। फिर आता है तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये क्या चीज बताता है? इसका मेन पर्पस होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लग रहा है एक प्रोडक्ट को, उस चीज का जानकारी जो देता है वो हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? किसी भी फर्म को ऑपरेट करने में भी तो एक खर्च होता है। अगर वो हिसाब में तुम्हारा सोचो, तुम लोन ले लिए, तुम कॉस्ट का पता कर लिए, लेकिन मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा, मैनेजमेंट के लिए पैसा ही नहीं है, तो तुम बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड है। तो मैनेजमेंट अकाउंट किसी फर्म को ऑपरेट करने में किया हुआ खर्चा को जो मेंटेन करता है, उसी को हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि बैलेंस्ड बजट बना है कि अनबैलेंस्ड, ये मैनेजमेंट अकाउंट के तहत। क्लियर हुआ मेरा बात? एडवांटेजेस क्या क्या है अकाउंटिंग के, फायदा क्या क्या है? पहला है ये किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस का पता करता है, अभी जाने हम इसको। दूसरा क्या है? अकाउंटिंग असिस्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस। अगर तुम अकाउंटिंग का काम करते हो तो तुम मैनेजमेंट का भी काम करने में आसानी होता है। आप सोचो तुम्हारे पास पैसा कितना बचा है, उसका हिसाब है, तो तुम उसके आधार पर निर्णय ले पाओगे कि नहीं, डिसीजन। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। पहले क्या होता था, अरे लिख लेंगे ना बाद में, अब 15 तारीख से 20 तारीख हो गया, सारा ट्रांजैक्शन तुम याद रख पाओगे? नहीं ना। लेकिन जब अकाउंटिंग आया तो डे बाय डे का रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुआ। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग एक रेगुलरिटी को मेंटेन कर पाए और सही टाइम में, मतलब कौन सा दिन दिया तुरंत बता देता है, इधर उधर नहीं ना होता है, तो इससे कभी छूटता नहीं। समझ में आया मेरा बात? अकाउंटिंग इंश्योर प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर अब जैसे सोचो मेरे पास डाटा है ही नहीं लिखे और किसी के ऊपर ब्लेम करने जाएंगे, मेरा इतना पैसा खा गया, मेरे पास कोई डाटा ही नहीं है, हम किस बेसिस पे उसके ऊपर आरोप लगाएंगे? लेकिन अगर वही रिकॉर्ड लगा के रहेगा कि हाँ देखो मार्केट वैल्यू फैन का है 1350 रुपया और अगला यहाँ पे 3000 लिखा है, और सेम कंपनी का मार्केट में, मतलब यहां से घोटाला हुआ है, पर एविडेंस दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा? समझ में है मेरा बात? जांच कराना चाहे तो करा सकते कि नहीं बताओ? कि एक बड़ा सा फैक्ट्री में 1000 फैन लगा है, बड़ा प्रोजेक्ट है, अब 1000 फैन में अगर 1000 रुपया भी कमाता है तो तुरंत पॉकेट में नहीं आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया, 1 लाख होगा कि 6 को 0 तो 10 लाख हो जा रहा है ना। तो 10 लाख रुपया तुरंत पॉकेट में डाल लेगा सिर्फ फैन लगाने के चक्कर में। समझ में आया मेरा बात? तो अगर वही हिसाब अगर उसको लगा है 10 लाख का नुकसान हुआ है, तुरंत वो जांच बनाएगा। लेकिन अगर वो लिख के नहीं रखता है तो वो किस बेसिस पे बोलेगा कि हाँ तुम मेरे साथ घोटाला किए हो? लेकिन वही रिकॉर्ड रखेगा तो उसको पता चल जाए अरे घोटाला हुआ है। देखिए ना, पंखा का दाम लिखा रहा 3000, यहाँ 1350 में हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा घोटाला हुआ। समझ में आया? क्लियर हुआ? या तो ऐसा कि देखिए 1000 फैन का पैसा लिया है, लगाया 800, काउंटिंग करके देख लीजिए तो क्लेम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? समझ में आया मेरा बात? तो
कोर्ट हमेशा एविडेंस मांगता है, ये एविडेंस बना के देता है, ठीक है। अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स कॉम्परेटिव स्टडी, ये हमेशा क्या करता है, कंपेयर करने में मदद करता है। देख लो, नहीं मदद करेगा कि आज मेरा, हम जैसे सोचो एक महीना में, पिछले महीना मेरा उठा 1,10,000, इस महीना उठेगा 1,20,000, रिकॉर्ड रखे तब ना पता चल रहा है कि हाँ 10,000 रुपया बढ़ा है। पिछले महीना खर्चा हुआ है 5,000, ये महीना खर्चा हुआ है 10,000, तो बता पा रहे ना कि 5,000 का खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है। सब अनुमानित काल्पनिक है, ठीक है, इससे अंदाजा ना लगे का हो रहा का नहीं, ये बस काल्पनिक एक एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आया, हाँ या ना? और अगर तुम हिसाब रखोगे तो सही टैक्स देने में भी मदद करेगा, और हिसाब नहीं रखोगे तो अंदाजी टैक्स दे के आओगे। समझ में आया मेरा बात? क्लियर? लगता है इतना कमाए, उसके आधार पर ले लीजिए ना टैक्स, लगता है वाला हिसाब रहेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ ना? कुछ तो बोलो। इसका कुछ कमियां भी है, जहां पे इतना सारा अच्छा है उसका कुछ कमी भी है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है? पहला है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ये सिर्फ ये क्वालिटी को नहीं बताता है, सिर्फ क्वांटिटी को बता रहा है, सिर्फ न्यूमेरिकल जो मतलब नंबर वाला डाटा है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि किस तरह का है, ठीक है। तो ये इसका कमी है, कमी ही लिमिटेशंस होता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, ये तुम्हारे आधार पर चलेगा, जिसका बिजनेस है ये वाला डाटा मत दिखाना, नहीं दिखाता है, ये दिखाना दिखा देता है कि टैक्स चोरी के चलते होता है ना, ये वाला पैसा मत दिखाना इसमें, क्योंकि सरकार को देना पड़ेगा, तो ये पर्सनल जजमेंट होता है, ये इसका कमी है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का कभी नहीं पता चलता है, लोग अपने आधार पर रिप्रेजेंट करते हैं डाटा, ठीक है। ज्यादा हो गया, किसी साल से ज्यादा कमाए हो गए तो वो रोकेगा ना, अरे देंगे ना बाद में दिखा देंगे किसी महीना में, लेकिन इस महीना छोड़ दो, होता है ना, तो अपने हिसाब से करता है। फिर आता है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अभी जस्ट बताएं, ये एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है, लमसम में बोलता है, लगभग। क्लियर? लिखा है नॉट अ गुड टूल फॉर मैनेजमेंट, ये प्रबंध के लिए अच्छा यंत्र नहीं है, साधन नहीं है, ठीक है। मतलब देखो, मैनेजमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए होता है, मैनेजमेंट तभी अच्छा होता है। और अगर मैनेजमेंट में एक ऐसा डाटा तैयार करके दिखाए जो हम चाहते थे दिखाना, तो वो सही डाटा सही तरह से मैनेजमेंट कर पाएगा। तुम्हारे पास 10 लाख रुपया आया है, तुम 5 लाख दिखा रहे हो, तो 5 लाख के आधार पर ना मैनेजमेंट का तुम टारगेट बनाओगे, कि 10 लाख के आधार पर बना नहीं सकते, और लोगों को पता चल जाएगा। तो जो तुम कर सकते थे वो तुम कर पा रहे हो क्या? सही मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो खराबी है। फिर नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है पता है? दिखावा। जब लोगों को पैसा मार्केट से चाहिए तो अपने आप को ज्यादा दिखाता है, और जब कम चाहिए तब अपने आप को गरीब दिखा देता है। तो ये दिखावा है, विंडो ड्रेसिंग। कभी नहीं जाते शॉपिंग मॉल में पूरा ताम झाम के साथ गए, सारा ब्रांडेड चीज को उठा के देखे, नहीं लेना कुछ बहुत ज्यादा दाम है, ऐसे कैसे हो सकता है। कल ही गए हम, एगो क्या है ब्रांड का नाम, मेट्रो चप्पल का दुकान है ना, मेट्रो, तो क्या बोला लीजिएगा, तो है नहीं, हमारे चलो ना चलते हैं, देख के आएंगे, पसंद आएगा तो ले लेंगे। पूरा गए तो एगो बस सिंपल से एगो स्लीपर उठाए, 3,000 रुपया, एक बार घूम लिए निकल गए। फिर उसमें भी एक बार क्या हुआ कि बोल तो नहीं पाया, लोगों को खराब रिप्रेजेंट तो नहीं कर पाए। देखो फीला कंपनी का भी रखा था एक साइड में, कौन नाम है, होता है ना मल्टी ब्रांड वाला का आदत की, ये नहीं तो ये सही, तो उसको बोले ये तो फ्लिपकार्ट में सस्ता में देता है जी, आप 4,000 दिखा रहे हैं। अगर तुरंत सर्च करके देखा, बोलता है कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, कभी कभी दिखाता है, फिर निकल गया। तो विंडो ड्रेसिंग वो हुआ, लेना नहीं था, बस गए देखने के लिए होता कैसा है। समझ आया मेरा बात? क्लियर हो? तो अकाउंटिंग भी यही करता है कि जब जैसा जरूरत है उसके हिसाब से दिखाता है, ठीक है। आज के लिए इतना है।